आज इस समय टारगेट है टीएमसी, और टीएमसी टारगेट केवल इसीलिए है कि अभी भी उसके पास व्यापक जनसमर्थन है, 41% जनता का जनसमर्थन। ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से एकदम ध्वस्त हो जाएंगे और चुपचाप घर में बैठ जाएंगी। मुझे दूर दूर तक इसकी आशंका नजर नहीं आती कि जो चंदा मिले वो सत्तारूढ़ दल को मिले। जिस किसी भी दल ने गैर भाजपा राजनीतिक दलों को चंदा देने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उनके खिलाफ जांची, उनके खिलाफ छापे पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव ये प्रयास किया है कि वो विरोधी दलों के जो आर्थिक संसाधन है उनको सुखा देगा, उनका स्रोत ही खत्म कर देगा। सवाल इसका है कि ममता बनर्जी जैसा नेता क्या हाशिए पे चला जाएगा? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को कैसे हथियाया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ज्ञानेश कुमार, इसके अलावा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सब सारे के सारे जितने भी, चाहे वो मशीनरी हो या तंत्र हो, कटघरे में लगातार है। और उसके बाद जो कुछ अभी लगातार चल रहा है, चुनाव नतीजों के बाद कैसे ममता बनर्जी के विधायकों को तोड़ा गया, फिर सांसदों को तोड़ा गया, और जो एक क्रूरता होती है, जो एक राजनीतिक महाक्रूरता, राजनीतिक निर्दयता, वो जारी है। और जो होता है कि कोई भी राजनीतिक दल, खासकर जो मोदी और शाह हैं, वे तो इसी तरह से पेश आते हैं। और फिर बंगाल जब आपको मिल चुका है, तो बंगाल में जो खुद का मैदान, क्योंकि आप जो कुछ वहां बन के सामने आए हैं, वो पीछे कौन है दिख रहा है। आपने जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, कल तक इन्हीं को प्रधानमंत्री क्या क्या नहीं कहा करते थे, और बाकी बहुत सारे लोग जो आज इनके हाथ साथ आ गए हैं। तो अब वो जमीन तैयार करना है। तो जो पश्चिम बंगाल जो दिवस होता है, उस मौके पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय उनकी यात्रा, कल भी वे थे, आज भी हैं, और बहुत कुछ निकला है वहां से। और जब मैं बात करता हूं, वो क्रूरता की बात करता हूं, तो अब तो जो कहीं एक आर्थिक जो पक्ष होता है, पहलू होता है, जैसा बीजेपी करती आई है। एक दौर में आपने देखा था कैसे जो कांग्रेस के खातों को भी फ्रीज कर दिया गया था। वो लोग जिन्हें ममता अपने दलों से निकाल चुके, उनकी सुनकर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो फंड है, कहीं 625 करोड़ आता है, कहीं आता है 675 करोड़, अलग अलग है। और ये आ रहा है कि जो बागी हैं, जिन्होंने धोखा किया, जिन्हें ममता बनर्जी निकाल चुकी हैं अपने दल से, तो वो भी अब शुरुआत जमकर हो चुकी है। तो कैसे पूरी तरीके से मिटा दिया जाए? क्या मिटा पाएंगे? ममता बनर्जी क्या दूसरी मायावती बनेंगी, या फिर क्या वो जो उद्धव ठाकरे जिस स्थिति में है, क्या वैसा कुछ होगा? ऐसा और भी है। आप चाहे वो शरद पवार जी की हालत देखी हो हमने, उनका जब दल टूटा था तो क्या क्या हुआ था। हालांकि उनके यहाँ इस तरीके से आर्थिक मोर्चाबंदी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो चल रहा है सारा कुछ, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। अपना जो खास एक मेहमान होते हैं हमारे, जुड़ गए हैं, सुनील शुक्ल जी। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत। सुनील सर, ये जो चल रहा है, ये संभावनाएं तो हम लोग पा ही रहे थे कि साम दाम दंड भेद जो भारतीय जनता पार्टी का है वो चलेगा। और पहले दल में कैसे सेंधमारी, तोड़फोड़ किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है। अभी आर्थिक मोर्चाबंदी भी हो गई है। पहले इस पे हो जाए कि क्या, जैसा मैंने कहा कि क्या दूसरी ममता जो मायावती बनाने पर आमादा है, दूसरा उद्धव ठाकरे बनाने पर आमादा है ममता बनर्जी को? क्या कहिएगा जो सारा कुछ चल रहा है? धन्यवाद संजीव जी। यह दूसरी मायावती या दूसरा उद्धव ठाकरे बनाने का सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि मैंने पूरी तरह से कमजोर कर देना ममता बनर्जी को, टीएमसी की एकदम साख खत्म कर देना। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी को माने केरल के बाद, तमिलनाडु के बाद एक ऐसा राज्य रहा है पश्चिम बंगाल, जहां भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं मिल रही थी, अपना पैर जमाने का स्थान नहीं मिल रहा था, और घोर विरोध का सामना करना पड़ा था, पहले वामपंथियों से, कांग्रेस से, और बाद में टीएमसी से। टीएमसी सहायक रही है भारतीय जनता पार्टी की। टीएमसी ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते किए, मिलकर के वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल में। और आज चुनाव हारने के बावजूद भी एक बड़ी ताकत है। 41% वोट मिला है ममता बनर्जी को, और अपने अकेले के बूते। मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक बड़ा विशाल आकार हो उस पार्टी का, या कई अनुसांगिक संगठन उनके चल रहे हैं, लेकिन 41% लगातार 3 बार उस सत्ता में रही। तो
टीएमसी एक बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दल तीनों अगर मिलते हैं इंडिया गठबंधन के सदस्य के रूप में, तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे वहां। इसलिए टीएमसी को पूरी तरह से कमजोर करना है और उनकी जो राजनीतिक ताकत है उसको लोगों के बीच में उसको अविश्वसनीय बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही है। आपके पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना बीजेपी की सरकार लेके आई, जिसको बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, उसका उसका अगर आप उसका विश्लेषण कीजिए तो क्या है कि जो चंदा मिले वो सत्तारूढ़ दल को मिले। जिस किसी भी दल ने गैर भाजपा राजनीतिक दलों को चंदा देने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उनके खिलाफ जांची, उनके खिलाफ छापे पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव यह प्रयास किया है कि वो विरोधी दलों के जो आर्थिक संसाधन है उनको सुखा दे, उनका स्रोत ही खत्म कर दे। आप याद कीजिए कि अब 2024 का लोकसभा का चुनाव याद कर लीजिए। कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी, उसका खाता सीज कर दिया गया एन चुनाव के मौके पर। ये क्या संभव है कि कोई विभाग इस तरह की कार्रवाई कर दे और सरकार को उसकी जानकारी ना हो? कतई संभव नहीं है, लेकिन ये हुआ। तो वही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को, और तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी को पूरी तरह से कमजोर करना है। उनको इस लायक भी नहीं छोड़ना है कि वह इंडिया दल समूह के बीच में उपस्थित होकर के एक बड़ी ताकत बन सके। और यह बाकायदा सुविचारित योजना है। इसीलिए आप ये देखिए कि ममता बनर्जी, मायावती जी को उन्होंने कोई उनके आर्थिक स्रोतों पर थोड़ी कोई चोट किया। उनको तो पूरी तरह से एकदम उनके उस दौर में बड़ी इनकम टैक्स और सीडी, क्या आपका ईडी और तमाम सब उस समय हुआ था। उस दौर जो था सारा खूब हुआ। अरे उसकी शुरुआत तो पता वो सरेंडर हो गई, तो फिर बाद चीजें रुक गई, बातें रुक गई। और उद्धव ठाकरे अभी लगातार सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का समझौता करने के लिए नहीं तैयार है, तो उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाइयां चल रही हैं, उनके सदस्य तोड़े जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को केंद्रित करेगी और वो कर भी रही है, और ममता बनर्जी को को कमजोर करने की कोशिश करेगी। इसलिए कि ममता बनर्जी की अगर राजनीतिक ताकत बनी रहेगी, उनकी राजनीतिक सक्रियता बनी रहेगी, तो इंडिया दल समूह मिल करके वहां एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि केवल सत्तारूढ़ दल के लिए स्पेस हो, विपक्ष के लिए तो स्पेस बनेगा। तो अब विपक्ष का स्पेस अगर केवल ममता बनर्जी नहीं भरेंगी, सब मिल के भरेंगे, कांग्रेस के साथ बढ़ेगी। इसलिए आप देखिए कि जो कल के बंग दिवस मनाया गया, वहां प्रधानमंत्री जी ने जाकर भाषण दिया, उसमें उन्होंने कांग्रेस को खूब टारगेट किया, जबरदस्त तरीके से टारगेट किया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ता चला गया, उसको पाकिस्तान को सौंपने की साजिश रची जा रही थी, तरह तरह की बातें। कौन सा इतिहास, कहाँ का भूगोल, यह इसको आप खोज नहीं सकते, लेकिन बयानबाजी है। मतलब जिस कांग्रेस की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए, वह प्रधानमंत्री, वह सरकार, वह पार्टी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान को देना चाहती थी। ये इस तरह की खोजें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है, लेकिन यह कहना है उनको, और इसलिए कहना है कि उनके अपने जो समर्थक हैं उनको सुनने में अच्छा लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस की पुनर्वापसी हो, कांग्रेस फिर से उसकी विश्वसनीयता बढ़े, तो कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक चुनौती है राष्ट्रव्यापी बीजेपी के लिए। तो वो इसको नहीं पनपने देंगे। इसीलिए वो राजनीतिक रूप से, संसाधनों के स्तर पर, संगठन के स्तर पर टीएमसी को कमजोर करेंगे, और विचारधारा के स्तर पर पॉलिटिकल नैरेटिव में कांग्रेस और वामपंथी दोनों को कमजोर करेंगे, जिससे कि इन दलों की साख न बनने पावे, और जो टीएमसी का अपना जो मतदाता समूह है वह फिर से उभर करके सामने ना आवे। इसके पीछे पर्पज ये है, इसीलिए उनके खातों को सीज करना, ये करना, वो करना। भाई अगर आप जांच कीजिए, उसके बाद जो कार्रवाई करना हो कि एक एप्लीकेशन किसी ने दिया, अपने खाते सीज कर दिए, तरफ से नहीं है। यही भाई न्यायालय का आदेश हो, न्यायालय में आरोप दाखिल कीजिए, आप कुछ तो कीजिए। यस यस, बड़ी ये जो है, ये देश में एक चीज और भी है सर, सुनील, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दो चीजें थी जब चुनाव चल रहे थे, 5 जो विधानसभाओं के, तब
जो अभिषेक बनर्जी का जो एक शैली या उनका जो कहीं एक वो एक अभिमान था, वो जिस तरीके से वो बोलते थे, एक तो वो कहीं पार्टी को बहुत अब लग रहा है बहुत छीछा लीडर करा रहा है, एक और दूसरा ममता बनर्जी तो लगातार कहती थी कि केंद्र में हम निपटेंगे। तो आप वही जो है आप जो कह रहे हैं उसी का कई स्वरूप है कि हम इनको इतना जमींदोज कर देंगे उठ ही ना पाए। यही एक चल रहा है कि साम दाम, और फिर कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई नियम, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं। एक सिंपल जो वो लोग, जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम तो 5 तारीख को ही हटा चुके थे, जो आरूप घोष का जो जिस चिट्ठी पर हुआ है, वो जिनको अरूप विश्वास, उनकी चिट्ठी पर जो एसडीएफसी और तमाम खाते जो हैं सीज किए गए हैं, वो कह रहे थे कि हमने उनको हटा दिया था और शुभाशीष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष पद दे दिया था, लेकिन आपको करना है, आप खत्म करना है, यही है। यही तो भाई, आप जो व्यवस्था है, नियम कानून, उसे कहाँ पालन कर रहा है? अब तो कोई आपको आधार मिले तुरंत आप कार्रवाई कर देंगे। जब कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के दौरान खाता सीज हुआ था, तो कितने साल पुराना मामला है वो? क्या 2-4-10 दिन पहले का मामला था क्या? कई साल पहले का पुराना मामला है, वर्षों वर्षों से उसकी जांच चल रही है, और अचानक चुनाव के मौके पर आपने उसको सीज कर दिया। ये क्या तर्क है? क्यों कर देंगे आप सीज? कर दिया, और उसी के बाद आपको उसको जारी भी करना पड़ा, क्योंकि कानून संभव नहीं है वो। आज इस समय टारगेट है टीएमसी, और टीएमसी टारगेट केवल इसीलिए है कि अभी भी उसके पास व्यापक जनसमर्थन है, 41% जनता का जनसमर्थन है, माने मतदाताओं का। और यह अगर लोग कंसोलिडेट होते गए, यानी कि टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी ये सभी मिलकर कंसोलिडेट होते गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फिर वो वहां उनका टिकर रहना मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, राजनीतिक आंदोलन होंगे, राजनीतिक गतिविधियां होंगी, तो वो पहले टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस और वामपंथी दलों के पास तो उस तरह का जन समर्थन है नहीं। टीएमसी के मतलब टीएमसी का जो समर्थक वर्ग है, टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, वो छोड़ के भाग जाए, वो पार्टी से अलग हो जाए। तो टीएमसी को, ममता बनर्जी को राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए अवरोध पैदा हो, उस तरह से कार्यक्रम न कर लें जिस तरह के आक्रामक शैली के लिए वो जानी जाती है। ये उसके पीछे उद्देश्य है। और साथ ही साथ कांग्रेस पे भी टारगेट करते रहना है, उनके ऊपर हमले करते रहना है कि ये राज्य विरोधी लोग हैं, इन्होंने प्रगति नहीं होने दी, इसको पाकिस्तान को सौंप देना चाहते थे, मिस गवर्नेंस था। अरे आप पश्चिम बंगाल राज्य की तुलना मानव विकास के किसी सूचकांक के साथ पश्चिम बंगाल कर लीजिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उन राज्यों से हर मामले में बेहतर है वो। शिक्षा का स्तर बेहतर है, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर है, सड़कों की स्थिति बेहतर है, किसानों की स्थिति बेहतर है। वो आप कहाँ हैं? आप तुलना कीजिए उसके उत्तर प्रदेश से, उसकी तुलना कीजिए मध्य प्रदेश से, आप उसकी तुलना कीजिए राजस्थान से, उसकी तुलना कीजिए आप बिहार से। आप जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सालों साल से, और तुलना करके देख लीजिए पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। वहां का जो शिक्षा का दर है, वहां का जो नवजात शिशुओं का मृत्यु दर है, जो वहां का किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, जो वहां के किसानों की स्थिति है, जो वहां की रोड कनेक्टिविटी है, जो राज्य सरकार बनाती है, केंद्र की बात नहीं है, राज्य सरकार जो करती है, कर लीजिए तुलना यार। कहां से आप पीछे कर देंगे? एक मामले में पश्चिम बंगाल कई विकसित राज्यों की तुलना में पीछे, वह है उसका औद्योगिक विकास। तो अभी औद्योगिक विकास तो किसी भाजपा शासित राज्य का नहीं है, जिसको आप भाजपा शासित राज्य कहते हैं। पहले से अगर महाराष्ट्र आज विकसित राज्य है तो उसमें कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। अगर गुजरात राज्य विकसित राज्य है तो उसमें कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पिछले 40 साल से आप गुजरात में, पिछले 40 वर्षों में आपने क्या किया, और उसकी तुलना में कितना पिछड़ा है वो? यह केवल और केवल एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, यानी आय का भेदभाव नहीं, क्षेत्र का नहीं, जाति का नहीं, धर्म का नहीं, इलाके का नहीं, सबको इसने 5 लाख रुपए, सबको इन्होंने स्वास्थ्य का बीमा दे रखा है, प्रत्येक नागरिक के पास है। और आप आयुष्मान भारत लेकर चला रहे हैं पूरे देश भर में, उसमें तो आप आयुष्मान भारत का सबका कार्ड नहीं बनता, सबका नहीं। उसमें पहली शर्त है कि परिवार में 6 सदस्य हों। उसके बाद भी उसका बाकायदे एक सर्वे होता है, तब जाकर के आप उसका कार्ड बनवा पाते हैं। ढेर सारे लोगों को मैं जानता हूं, उपयोगी भी नहीं है सुनील सर, जिनके पास है वो नहीं, उनको एंटरटेन किया जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग बहुत खबरें।
नहीं नहीं नहीं, जब आपके पास चिकित्सकीय सुविधाएं रहेंगी तब ना उसका उपयोग करेंगे। पहले तो आप अस्पतालों को बेहतर कीजिए। आप पश्चिम बंगाल के जो जिला अस्पताल है उनको जाके देखाइए आप, और किसी से तुलना कर लीजिए उनकी। तो ये केवल नैरेटिव बनाना है, और भाई बनाएगी सरकार है, अपना विज्ञापन है, ये वो अपना चलता रहेगा। जी सुनिए सर, इस वक्त क्या महसूस क्या होता है? देखिए कई चीजें हो रही हैं। ये हो रहा था कि पहले था कि ये जो दल हैं, क्षेत्रीय दल, कहीं अब जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की निगाहें नजर उन पे है, और छोटे छोटे दलों को तोड़ना बड़ा आसान है, तो ये कहा जा रहा था कि अब मर्जर हो जाए, वो अभी नहीं हो पाया, नहीं हुआ। और अब फर्दर भी जो जिस तरीके से एक व्यू रचना होनी चाहिए वो भी नहीं थी। उस समय ममता बनर्जी के या अभिषेक बनर्जी के पास विकल्प क्या खुले हुए, तो खत्म हो जाएगा मामला, बहुत इतने नीचे ले जाएंगे, आपको पुनः खड़े होने में बहुत नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह से खत्म नहीं हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व तो किस बिना पे होता है कि उनके साथ जनता का समर्थन कितना है, लोग उनके साथ कितने खड़े हैं, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ लोग उनका साथ देने के लिए मौजूद है। टीएमसी को आप इस बिना पे खारिज नहीं कर सकते। सांसदों को अपने साथ मिला लेना, विधायकों को अपने साथ मिला लेने का कतई ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी खत्म हो जाएगी। और ममता बनर्जी जैसा पार्टी खत्म होती है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जिन जिन राजनीतिक दलों ने सहयोग किया, सबकी स्थिति आ गई। आप बगल में बिहार में देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार ही एकमात्र सहारा थे बीजेपी के। मुख्यमंत्री रहते हुए उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। पूरी की पूरी पार्टी पे आज बीजेपी का कब्जा है। नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी में कितना हस्तक्षेप रह गया है हमारे आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को क्यों कमजोर करने में लगी रहती है? क्योंकि क्षेत्रीय दल उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के साथ तो लड़ती है, राष्ट्रव्यापी उसका संघर्ष है, कई राज्यों में हारती है, कई राज्यों में जीतती है, और एक आमने सामने का मुकाबला है। जो क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों को टारगेट नहीं कर पाते उतने मजबूत तरीके से, इतने तरीके से वो कांग्रेस में करती है। तो जिन राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दलों का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, बिहार में आरजेडी और जेडीयू का, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का, तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके का, ये केरल में मान लीजिए फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई, तेलंगाना में कांग्रेस की चुनौती है। लेकिन इससे हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र, इनमें ठीक है क्षेत्रीय दलों का अपना, अरे कांग्रेस और बीजेपी सामने आमने सामने है। लेकिन झारखंड में फिर आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो क्षेत्रीय दल जहां जहां मौजूद हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लड़ाई कठिन है। वह मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रह जाता वो राज। इसलिए वो क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने में लगी रहती है। उसके और ये भी नहीं कि उसको उन्होंने कभी छुपाया हो। आप याद कीजिए जेपी नड्डा साहब जब पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बिहार में क्या कहा था कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और केवल दो दल बचेंगे, कांग्रेस और बीजेपी। वो घोषित कर चुके, और क्षेत्रीय दलों के पक्ष में कभी नहीं रहते हो। क्षेत्रीय दलों के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम बीजेपी हमेशा से करती रहती है। वो हमेशा से करती रहती है कि क्षेत्रीय दलों की सोच राष्ट्रीय सोच के विपरीत है। तो और उनका जगह क्षेत्रीय दल है तो राष्ट्रवाद का नारा आपका नहीं चल पाता। क्षेत्रीय वो फिर आप उत्तर प्रदेश की अवहेलना कैसे कर देंगे, छत्तीसगढ़ के झारखंड की अवहेलना कैसे कर देंगे? वहां तो एक क्षेत्रीय अस्मिता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की अस्मिता की बात हमेशा से करती रही है। शिवसेना महाराष्ट्र की अस्मिता से लगातार बात करता रहा है। तो जो राष्ट्रवाद का नारा है वो कमजोर पड़ जाता है, इसलिए क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आप जो चीजें कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आखिरी सवाल करूंगा, आप इसको समअप करिएगा। जो मैंने पहले भी कहा था कि ममता के पास क्या विकल्प है, और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि यदि आप उनका सिंबल छीन लीजिएगा, जैसे आपने किया महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र में आपने वो एकनाथ शिंदे को उनका सिंबल भी मिल गया, पार्टी भी मिल गई, जो अजीत पवार अपने चाचा की जो पार्टी और सिंबल भी ले आए, तो यहाँ भी तो कहीं इसी तरह का पूरा चल रहा है कि असली कौन, असली हमें दीजिए, ये सारा हमारा अधिकार है। तो ये कुचक्र यही तो चला जा रहा है। ये हो गया तो फिर कैसे खड़े होइएगा, कहां से आपको कितना फिर नए सिरे से कैसे जमाइएगा? सिंबल चले जाने से राजनीतिक दल थोड़े खत्म हो जाते हैं। नहीं, आपका फंड जो है मैं उसको संचालित करूंगा, मुझे मिल गया। नहीं वो उतना सही है, वो एक असर पड़ता है, निश्चित रूप से असर पड़ता है।
लेकिन सिंबल चले जाने से फंड भी चला जाएगा। अब एक इसकी कानूनी लड़ाई है। आप याद कीजिए कांग्रेस का कितने बार बंटवारा हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जब आई तो कांग्रेस आई और कांग्रेस संगठन क्या बना हो, सिंबल चला गया। गाय बछड़े क्या जो सिंबल था चला गया उनके हाथ से। वो हाथ का पंजा लेकर के आगे बढ़ती गई और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। मायावती जी के पास सब कुछ है, उनका तो झंडा नहीं छीन रहा है। तो सरेंडर है ना, वो सरेंडर है, ये सरेंडर कहूंगी। वही मैं कर रहा हूं ना, लेकिन उनके पास सब कुछ है, बावजूद इसके उनकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। सवाल इसका नहीं, सवाल इसका है कि ममता बनर्जी जैसा नेता क्या हाशिए पे चला जाएगा? यही मैं पूछ रहा हूं। मुझे नहीं लगता। ममता बनर्जी को जिस तरीके से मैंने देखा है और जितना मैंने समझा है, आज इसीलिए सवाल ये उठाया जाता है कि ममता बनर्जी की उम्र बहुत हो गई है, 70 साल की हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे 70 साल की उम्र इतनी बड़ी उम्र थोड़ी होती है कि व्यक्ति अपना राजनीतिक अभियान नहीं चला सकता। 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वो ममता बनर्जी 70 साल की उम्र में राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकती है। ऐसा तो नहीं है ना। और ममता बनर्जी जो अपना समर्थक, इस महाक्रूरता का ममता कैसे जवाब दें, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। ये महाक्रूरता हो रही है। वो नहीं, लेकिन सरेंडर थोड़ा कर दिया उन्होंने। इस तरह की स्थितियां तो उनको स्वीकार करनी पड़ेंगी और ममता जी ने भी यह काम किया है। हाँ, कांग्रेस को और वामपंथियों को कमजोर करने के लिए कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई प्रयास छोड़े हों, लेकिन ठीक है, लेकिन वो लड़ती रही हैं और लड़ करके उन्होंने अपने अकेले के बूते वामपंथियों की 34 साल की सरकार को गिराया था और सत्ता में आई। बीजेपी और कांग्रेस किसी को स्पेस नहीं बनने दिया। आप ममता बनर्जी को, उनकी जनता उनको छोड़ के चली जाए तभी आप कमजोर कर सकते हैं। ये जो चक्रव्यूह जो बीजेपी का चक्रव्यूह है, इसमें जो राहुल गांधी कह रहे हैं उससे निकलने के क्या तरीके क्या है? जो चक्रव्यूह मुझे जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही फार्मूला काम आएगा कि सभी मिल करके लड़े, जिसके प्रति ममता बनर्जी भी सहमत दिखती हैं। जिन वामपंथियों का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं होती, अब उनके साथ राजनीतिक अभियान चलाने के लिए तैयार, उनकी भी स्थिति वही हो गई। तो जो ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से एकदम ध्वस्त हो जाएंगे, चुपचाप घर में बैठ जाएंगी, मुझे दूर दूर तक इसकी आशंका नजर नहीं आती। मैं यह संभावना देखता हूं कि वह स्वयं कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर के वह पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगी और जो उनका जो समर्थक वर्ग है और उसके साथ वह और कंसोलिडेट होगा। कांग्रेस और वामपंथी समर्थक उनके साथ इकट्ठे होंगे, एक लड़ाई लड़ी जाए। आने वाला समय बताएगा कि एकदम खत्म हो जाएंगे क्या वह, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का एक समर्थक वर्ग है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने में विश्वास रखने वालों का बड़ा समूह पश्चिम बंगाल में है। वह ध्रुवीकरण के नाम पर पूरा का पूरा समूह बीजेपी के साथ चला जाएगा, मुझे इसमें संदेह है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने कभी सांप्रदायिक राजनीति स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए आप देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य होने के बावजूद जनसंघ और बीजेपी को अपना स्थान बनाने में बहुत साल लग गए और आज भी जो स्थान बना है वह मैं मानता हूं कि उसमें एसआईआर की बड़ी भूमिका है। लोगों को मतदाता सूची से उनका नाम काट करके जो वातावरण तैयार किया गया, उसकी बड़ी भूमिका है। नहीं, बिल्कुल एग्री सर, वो आर्टिफिशियल है, सारा कुछ आर्टिफिशियल है। और ये जो कोशिश जो कर रही है बीजेपी तो यही कोशिश कर रही है कि येन केन प्रकरण किनारे लगाया जाए। और मुझे भी आपने जैसा कहा कि ममता बनर्जी वो लड़ाका है और लड़ती रहेंगी, लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं इस वक्त, जो एक क्या होना चाहिए उस पर आपने रोशनी डाली, प्रकाश डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनील शुक्ल जी को और हम बात कर रहे थे बंगाल में जो कुछ चल रहा है इसमें, सतत जो कोशिशें हो रही है कि कैसे वहां वही सब कर दिया जाए, दोहरा दिया जाए जो हाल ही में जो महाराष्ट्र में आपने देखा था। चाहे वो वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शिवसेना, जिसके 2 टुकड़े हुए, या फिर शरद पवार का दल हो, और साथ में सब कुछ ले जाना। लेकिन आपने सुना सुनील जी कह रहे थे कि नहीं, ममता बनर्जी वैसा भले ही कर लें सारा कुछ, साम दाम दंड भेद, लेकिन और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उस जो ये चक्रव्यूह रचा गया है भारतीय जनता पार्टी या जो और उनके साथ जो आए लोगों द्वारा, किराए के लोगों द्वारा, भाड़े के लोगों द्वारा, खरीदे गए लोगों द्वारा, जैसे ब्लेम्स है, निकलने का रास्ता है और निकलेंगी ममता बनर्जी, ये कहीं पूरी राय थी। पूरी चर्चा को सुनने के बाद
आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा राय, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।